हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मोनिका कुमारी आप सभी का यूएस एकेडमी में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी, और जिसका नाम है दिगंत। तो आज मैं आपको उसी सब्जेक्ट यानी कि हिंदी किताब का जो पहला चैप्टर है बातचीत, आज मैं उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी को बताऊंगी, जो बोर्ड एग्जाम में 1 अंक का पूछा जाता है प्रत्येक सवाल। उसमें 100 सवाल होता है वस्तुनिष्ठ का, जिसमें आपको 50 सवाल बनाना होता है। तो आज मैं आपको कुछ वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी को बताने वाली हूँ। तो इस आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव पहले बताए हैं मैम कहानी, तो कहानी पिछले क्लास में नीतीश सर द्वारा पढ़ाया गया हुआ है। तो आप लोग यूट्यूब पे जाइए और यूएस एकेडमी सर्च कीजिए। वहां जाने के बाद आपको नीतीश सर का क्लास देखने को मिलेगा। तो आप लोग पहले उस कहानी को देख लीजिए, फिर हमारे क्लास में जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगी आप सभी से बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाएगा, यानी कि आपको बनाने में ईजी लगेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट। पहला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये सवाल 2025 के सेक्शन ए में पूछा गया है। और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, और ऑप्शन नंबर सी है 4, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 6। तो आप सभी बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी ऑप्शन को देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? बालकृष्ण भट्ट के अनुसार जो है 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। और ये सवाल 2024 के सेक्शन ए में पूछा गया है। हो सकता है कि इस बार जितने भी बच्चे 2026 में एग्जाम दे उससे ये सवाल कर दिया जाए। तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी है जगदीश चंद्र माथुर, और ऑप्शन नंबर सी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी है मोहन राकेश। तो फटाफट से दोस्तों आप लोग मुझे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट सेक्शन में बताइए कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। 100 अजान एक सुजान के उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। और पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? दिनकर। तो फटाफट से दोस्तों बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। और
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के एडिशन जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। इनको जो है बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के रचना निम्न में से कौन है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के रचना निम्न में से कौन है? और ये सवाल 2023 के सेक्शन ए में पूछा गया है। सेकेंड 2023 के सेक्शन ए में, तो हो सकता है कि इस बार जितने भी बच्चे 2026 में एग्जाम दे उससे पूछ दिया जाए, क्योंकि ये पूछा हुआ 2 वर्ष हो चुका है, 2023 में ही पूछा गया है। और सवाल को हम पुनः पढ़ते हैं। प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए बातचीत, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी रोज और ऑप्शन नंबर डी है प्रगति और समाज। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। इस 4 ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो इंतजार है आप सबका कि आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का रचना निम्न में से कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बातचीत। बालकृष्ण भट्ट का जो है वो बातचीत है रचना। इन्होंने ही इसको बातचीत जो एक कहानी है, सॉरी निबंध है, ये बातचीत जो है वो एक ललित निबंध है और इसके निबंधकार जो हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? प्रश्न क्या है दोस्तों, पहले तो प्रश्न को देखिए और समझिए, और अगर आप इस कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। सवाल है कि बातचीत के जरिए क्या भाप बनकर क्या बाहर निकलता है? बातचीत करने से जो है क्या बाहर निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर बी है द्वेष, ऑप्शन नंबर सी है मवाद और ऑप्शन नंबर डी क्या है? कलेश। तो आप सब बताइए कि बातचीत के जरिए क्या बाहर निकलता है, क्या भाप बन के बाहर निकलता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मवाद। इस कहानी को आप पढ़िए और उसमें पता चलेगा कि बातचीत के जरिए बालकृष्ण भट्ट जी बताना चाहते हैं कि बातचीत के जरिए जो है मवाद या धुआं कुछ भी जमा होता है वो भाप बनकर बाहर निकल जाता है। आप कभी कभी देखते होंगे आपके मन में कुछ ऐसी बातें होती होंगी जो आपके मन में है, आप किसी को बताए नहीं है, आप बहुत परेशान होते होंगे, और वही चीज अगर मतलब वही बात आप किसी से शेयर कर देते हैं, किसी को बता देते हैं, तो आपका मन हल्का हो जाता है। इसी तरह बालकृष्ण भट्ट जी भी बताना चाहते हैं कि बातचीत के जरिए आदमी का साक्षात्कार रूप पता चलता है। किसी के बात से भी आपको पता चल जाएगा कि उसका ढंग क्या है, उसका व्यवहार क्या है, वो किस ढंग का आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मवाद। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट जिन्होंने बातचीत निबंध को लिखा है, रचा है, तो बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सुशीला देवी, ऑप्शन नंबर बी रजनी देवी, ऑप्शन नंबर सी पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सविता देवी। तो अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए
कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? तो मैं बता दूं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? सवाल क्या है बच्चों? सवाल को पहले समझने की कोशिश करें। सवाल क्या कर रहा है? अगर सवाल को समझ जाते हैं तो इसका आंसर आप लोग जरूर बता सकते हैं। तो मैं प्रश्न को फिर से पढ़ती हूं, ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या हंसने से? तो मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए। तो हमारे अंदर जो भी मवाद या धुआं जमा होता है, किसी भी प्रकार की बातें हमारे अंदर होती है, गंदगी भरी होती है, दिमाग में कुछ ना कुछ नकारात्मक चलता है, तो अगर आप किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ पूछकर अपने मन को हल्का करते हैं, तो वही यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी बताना चाहते हैं कि बातचीत के जरिए हमारे अंदर जो मवाद या धुआं जमा होता है वह भाप बनकर बाहर निकलता है। कब? जब आप बातचीत करेंगे तब। अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? सवाल क्या है कि जैसा काम वैसा परिणाम लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या मोहन राकेश? तो बताइए कि जैसा काम वैसा परिणाम को किसने रचा है? तो मुस्कान कुमारी यहां पर जवाब दे रही है कि मैम ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। बिल्कुल सही बताई है मुस्कान कुमारी कि जैसा काम वैसा परिणाम जो है बालकृष्ण भट्ट ने ही को रचा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? देखिए सवाल पूछा जाता है, आप 2-3 प्रश्न पहले देखे होंगे कि माता का नाम पूछा गया था कि बालकृष्ण के माता का नाम क्या है, और हमारा अभी जो प्रश्न है बोर्ड पे वो है कि बालकृष्ण के पिता का नाम क्या था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कहानी को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछा जाएगा नहीं छूटेगा। इसलिए पहले कहानी को अच्छे से पढ़ लें। तो सवाल क्या है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? पहला है देनी प्रसाद भट्ट, दूसरा है बेनी प्रसाद भट्ट, तीसरा है टेनी प्रसाद भट्ट और चौथा क्या है? सैनी प्रसाद भट्ट। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। फटाफट से कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए। तो मैं बता दूं कि इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। अगला प्रश्न है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है?
ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेर। और ऑप्शन नंबर बी मलयज। ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है, किसने दमयंती स्वयंवर को रचा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। दमयंती स्वयंवर जो है उसे बालकृष्ण भट्ट जी ने रचा है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, बालकृष्ण भट्ट। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यहां पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना थी बातचीत क्या थी, बातचीत। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि वो क्या था। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण या फिर ललित निबंध। तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। एकांकी है, कहानी है, यात्रा, संस्मरण है या फिर ललित निबंध। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार या साहित्यकार थे। और ये सवाल 2021 और 23 के सेक्शन ए में पूछा गया है। क्या था प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार या साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर बी प्रसाद युग। ऑप्शन नंबर सी द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रोत्तर युग। तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार थे। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। हिमांशु कुमार और मुस्कान कुमारी बता रही है कि मैम ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है तर्क पूर्व बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी है विवेकता पूर्व होकर बात करना। तो आप लोग बताइए कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। 4 ऑप्शन है, देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए मैं बता दूं आप सबको, ऑप्शन नंबर सी होगा अवाक होकर अपने से बात करना। यहाँ क्यों कहा जा रहा है कि अवाक होकर अपने से बात करना, पता है क्यों। क्योंकि मान लीजिए कभी आपका किसी से झगड़ा होता है, आस पड़ोस या फिर आपके दोस्त से, किसी से भी अगर किसी प्रकार या किसी कारणवश झगड़ा होता है तो कोई आदमी उसी क्षण उसको जवाब देता है और कोई आदमी क्या करता है, सामने वाला बोल रहा है तो उसको बोलने के लिए छोड़ देता है। पता है क्यों, क्योंकि वो सोचता है कि मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए, अगर मैं अभी बोलूंगी तो या फिर बोलूंगा तो इसका नकारात्मक प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले अगर कोई भी आपसे झगड़ा कर रहा है तो आप अपने आप पे सोचिए, अपने आप से बात कीजिए कि आखिर इसे किस तरीके से जवाब देना चाहिए या फिर जवाब नहीं देना चाहिए। इसलिए कह रहा है कि अवाक होकर अपने आप से बात करना।
पहले किसी भी काम के लिए, कार्य के लिए अपने आप से बात करना होता है कि हम किस तरीके से सामने वाले को जवाब दें। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। और अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? सवाल क्या है बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 23 जून 1884 को, ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844 को, और ऑप्शन नंबर सी है 20 जुलाई 1902 को, और ऑप्शन नंबर डी है 18 दिसंबर 1934 को। तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर कुछ बच्चे बता रहे हैं कि मैम ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चला जाता है? सवाल क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चला जाता है? देखिए ऑप्शन, तो हम सहेलियों के बातचीत में, तो पुरुषों के बातचीत में, तो बच्चों की बातचीत में, या फिर दो मूर्खों की बातचीत में। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो मैं बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो हम सहेलियों की बातचीत में रस भरा समुद्र उमड़ा चला जाता है। उनकी तो कभी बात खत्म ही नहीं होती है, उनको जितना समय दो बात करने के लिए उतना कम पड़ता है। जब भी मिलेंगे कुछ ना कुछ बात करते ही मिलेंगे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो हम सहेलियों के बीच। आप लोग भी देखे होंगे कि दो सहेली जब एक साथ होती है तो कितने गप्पे लड़ाती है। और अगला सवाल 17 नंबर का है। सवाल है, वाद विवाद संवाद क्या है? सवाल क्या है कि वाद विवाद संवाद क्या है? ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी कविता संग्रह, ऑप्शन नंबर सी कहानी संग्रह, और ऑप्शन नंबर डी नाटक संग्रह। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वाद विवाद संवाद क्या है। तो इसका जो है ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है वाद विवाद संवाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? सवाल क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि बातचीत को किसने रचा है। तो देखिए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों आप सब मुझे बताइए कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। कहानी को अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? क्या है सवाल कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? तो ऑप्शन नंबर ए है चिकित्सक, ऑप्शन नंबर बी है व्यापारी, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक और ऑप्शन नंबर डी है समाज सेवी। तो आप सब बताइए कमेंट सेक्शन में कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, यानी कि वो क्या कार्य करते थे? चिकित्सक थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे या फिर समाज सेवी थे? तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यापारी। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जो थे वो पैसे से एक व्यापारी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की कल की रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, यहाँ काल हो जाएगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। बालकृष्ण भट्ट की काल किस काल के रचनाकार थे? टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, मैं लिखती हूँ थोड़ा प्रश्न को। किस काल के? सवाल क्या है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? और आपका ऑप्शन नंबर ए है आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के या फिर आधुनिक काल के। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस काल के कवि थे? निधि भारती बता रही है कि मैम ऑप्शन नंबर डी। तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताइए निधि भारती ने सही जवाब दिया या नहीं। वो कह रही है मैम ऑप्शन नंबर डी होगा आधुनिक काल। तो निधि ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो आधुनिक काल के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर डी होगा आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? क्या है प्रश्न कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? मासिक पत्र। ऑप्शन नंबर ए प्रताप, ऑप्शन नंबर बी कर्मवीर, ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी ज्योत्सना। ज्योत्सना। तो बताइए आप सब इस चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सा मासिक पत्र निकाला? प्रताप, कर्मवीर, कर्मवीर या हिंदी प्रदीप या फिर ज्योत्सना? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो मासिक पत्र जो हैं हिंदी प्रदीप निकाले थे। हिंदी प्रदीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है आपका आलोचना। सवाल क्या है, सवाल को सुनिए। सवाल कह रहा है कि बातचीत किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए आलोचना, ऑप्शन नंबर बी गीत, ऑप्शन नंबर सी शोध और ऑप्शन नंबर डी निबंध। तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं बता दूं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निबंध। बातचीत किस विधा की रचना है? निबंध। ऑप्शन नंबर डी होगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है? सवाल को सुनिए कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? और ऑप्शन है पहला लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश
या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश? सवाल क्या है, सवाल को सुनिए। यहां कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट जिन्होंने बातचीत की रचना की है, इन्होंने की है बाल कृष्ण भट्ट। यही पूछा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां था? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मथुरा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और अगला प्रश्न है बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? आखिर बातचीत करने से हमारा मन कैसा होता है? क्रोधपूर्ण, वाक शक्ति, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। सवाल क्या कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? और ऑप्शन क्या कह रहा है? क्रोधपूर्ण, वाक शक्ति, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप सभी को बताऊं कि पिछले क्लास में जो कहानी बताए हैं नीतीश सर, उन्होंने बताया कि बातचीत के जरिए हमारे अंदर जो मवाद या धुआं जमा होता है वो भाप बनकर क्या निकलता है बाहर। अब कुछ भी मेरे अंदर जमा हुआ है, कचरा, धुआं, मवाद, वो अगर भाप बनकर बाहर निकल जाता है तो मन क्या होगा? हल्का होगा, स्वच्छ होगा, साफ होगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ कि बातचीत से मन क्या होता है, मन किस प्रकार का हो जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हल्का और स्वच्छ। ठीक है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की बात चल रही है, अगर वो आप किसी से कह देते हैं, उनके साथ शेयर कर देते हैं, तो आपका मन क्या हो जाता है? हल्का। और क्या हो जाता है? स्वच्छ। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। सिंपल है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ। और अगला प्रश्न है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? क्या कह रहे हैं कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? श्रवण शक्ति, ऑप्शन नंबर बी वाक शक्ति, ऑप्शन नंबर सी दिव्य शक्ति, ऑप्शन नंबर डी स्मरण शक्ति। क्या आप बता सकते हैं कि किसके ना होने से यह सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? सिंपल है, अगर हम लोगों के अंदर वाक शक्ति नहीं होगी, बोलने की शक्ति नहीं होगी, तो यह सृष्टि कैसी दिखाई देगी? गूंगी। सब अगर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो ये जो है जानवरों की तरह, आदमी भी जानवरों की तरह लगने लगते हैं। जानवर को देखिए, वो अपने जो वाक शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते, वो कोई एक ही बात बोलते हैं। जैसे आप गाय को ले लें, बकरी को ले लें, कोई एक शब्द ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो लोग एक जगह ही पड़े रहते हैं। अगर व्यक्ति के भी साथ ऐसा हो, तो मनुष्य के भी साथ ऐसा हो, अगर वो अपनी बोलने की शक्ति खो बैठे, नहीं बोल पाए, तो जानवर के तरह कहीं एक जगह पड़े रहेंगे, है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। और देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या था? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति या फिर स्मरण शक्ति। तो दोस्तों, वाक शक्ति के ना होने से यह सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति। जब हमारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं होगी, हम गूंगे होंगे, हम जानवर के समान लगेंगे। ठीक है, तो किसके ना होने से ये सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? वाक शक्ति। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। हमारा इस क्लास में ये सवाल 25 नंबर का आखिरी सवाल था। तो इस कहानी को आप लोग YouTube पे जाइए, US एकेडमी सर्च कीजिए। इस कहानी को आप नीतीश सर के द्वारा पढ़ सकते हैं, उन्होंने कहानी के बारे में बताया है। और मैं उस कहानी का ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में
1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आप सभी को आज 25 सवाल बताई हूँ। तो आई होप कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।